नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन और मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी टीआरयू 1 के 9th-10th के हुए एग्जाम के मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व कर चुके। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से 61 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 सेट ए। जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं होगा वो राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन 61 कह रहा एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। कोई कमल लड़का है जिसका गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त हुए दोनों का योग 40 है। अब कहता है यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते, यदि ऐसा होता कि गणित में 3 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलता तो अंकों का गुणनफल 360 होता। अंकों का गुणनफल 360 होता। कमल द्वारा दोनों विषय में अलग अलग प्राप्त अंक हैं। देखिए मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं। कमल कोई व्यक्ति है जिनका गणित में मान लिया ये माना है कि x अंक, तो अंग्रेजी में क्या होगा 40 - x, क्योंकि मैथ और इंग्लिश दोनों मिलाकर क्या हुआ 40। यहां पर यदि x मान लिया तो इंग्लिश निकालने के लिए क्या करना होगा 40 - x। कई लोग 2 वेरिएबल लेंगे लेकिन 2 वेरिएबल लेके नहीं चलना है, तो ये 40 - x। अब प्रश्न कर रहा है कि यदि गणित में 3 अंक अधिक होता, मतलब x माने थे तो x + 3, अंग्रेजी में 4 अंक कम होता। पहले 40 - x था, इसमें 4 कमा तो क्या होगा 36 - x। इस दशा में इन दोनों का गुणनफल a दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मतलब x + 3 इंटू 36 - x, ये किसके बराबर होगा 360। ये हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए यहां 2 तरीका है, या तो आप ऑप्शन से भी चले और नहीं तो इसको इक्वेशन को सोल्व करें। हम लोग इक्वेशन सोल्व भी कर लेंगे, ऑप्शन से भी देख लेंगे। ऑप्शन यहां पे लिख दे रहा हूं। पहले मैं ऑप्शन था 21, 19, बी 12, 28, सी 21, 12, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, में से कोई नहीं। यही 5 विकल्प है। अब देखिए पहले क्या है गणित, तो गणित उसी सीक्वेंस में यहां ऑप्शन भी देगा। मतलब यदि 21 गणित में होगा तो 29 नहीं है, माफ करें 19 है यहां। अब गणित क्या है x है, तो यहां पे यदि x रखिएगा का मान तो देखिए आता है कि नहीं। 21 रखे तो 21 3 क्या हो गया 24, और यहां 36 में से 21 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 36 में से 21 घटा दे 15 गुणे 15, 24 गुणे 15 देखिए कितना हो रहा है 360। मतलब ये विकल्प सही है। दूसरा विकल्प पे आते हैं। हो सकता है चूंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है। x का मान, x क्या है गणित का, तो पहला 12, x की जगह 12 पुट किए तो 12 3 15, 36 में से 12 घटाएंगे क्या मिलेगा 24, 24 गुणे 15 क्या हो गया 360। मतलब बी भी सही है। तो सी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, 2 विकल्प सही हुआ। मतलब यहां पे आंसर क्या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन के थ्रू समीकरण सेट करके आप इजी से निकाल सकते हैं।
बाकी प्रोसेस से भी चलिएगा तो आप इसको देखिए, गुना करिएगा 36 x हो जाएगा, 36 दिया टोटल से 108 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से माइनस 3x बराबर 360 द्विघात समीकरण बनेगा। इस पूरे टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 36 में से माइनस तो 33x हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 33x और उधर 108 घट गया यदि 360 में से तो 100 260 252 हो जाएगा, यहां पे 252 प्लस 252 जीरो। अब ब्रेक कीजिएगा, यहां पे क्या होगा 24, किसका दो गुना होगा, यहां पे 21 और 12 माइनस है, ठीक। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x दोनों का गुणनफल देखिए, कहीं कहीं 210 है, कहीं दूनी 42, ठीक है, प्लस 252 जीरो हो गया, x कॉमन ले लिए, x माइनस 21 माइनस 12 कॉमन ले लिए तो x माइनस 21 होगा, 21 माइनस 21 माइनस 12 जीरो, मतलब दोनों जीरो होगा, 21 माइनस 21 जीरो या 21 माइनस 12 जीरो दो बार करेंगे तो 21 बराबर x बराबर 21 आ गया या 12। तो दो मान आए, यहां पुट कीजिएगा, यदि x 21 है, x 21 है तो हिंदी में गणित में यदि 21 होगा तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 40 माइनस 21 19, पहला वाला था। यदि x 12 है, यहां पे 12 होगा तो 40 में से 12 गया, कितना हो गया 28। तो यहां दोनों विकल्प सही है उपयुक्त में से। तो समय बचाने के लिए आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं समीकरण लिख के, बाकी ऐसे समय लगेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, 62 नंबर। बासठ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक थैले में 2 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। रेड 2 है, हरी ग्रीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ब्लू। ग्रीन कितने हो गए 3 और ब्लू जो हो गया नीली, ये हो गया 2, टोटल कितने हो जाएंगे 3 2 5 7, ठीक। किसी भी थैला में 2 लाल 3 हरा और 2 नीला गेंद है, ठीक है। दोनों गेंदों को यादृच्छिक, ठीक है, रूप से निकाला जाता है, रैंडम निकाला जाता है 2 बॉल को, ठीक। दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रायिकता क्या होगी, नीला न होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक। तो नीला नहीं होगा, नीला कौन सा है ए, तो नीला नहीं होगा मतलब ये दोनों गेंद इसमें से होंगे, कुल 5, तो 5 में से कितने गेंद निकालने की 2, तो 5C2, यही इवेंट हो गया, घटना, क्योंकि घटना होने की प्रायिकता कौन होती है, घटना नीचे नंबर ऑफ स्पेस अभी निकाला गया की बात है, तो कितने कुल होंगे, तो कुल में से लिया जाएगा, तो कुल कितने गेंद थे 7, तो नीचे क्या होगा 7C2। अब एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन वाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही आर यदि 2 हो जाए आप इसमें पुट कीजिएगा तो NC2 का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बटा 2, डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं, नहीं याद है तो जनरल फॉर्मूला पे भी सेट कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। यहां n पुट किए, r की जगह 2 हो जाएगा, n में से 2 घटा तो यही चीज आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका यूज करता हूं NC2 n इंटू n माइनस, तो ऊपर क्या हो गया 5 गुने 4 बटा 2, नीचे क्या हो गया 7 गुने 6 बटा 2।
ये 2 भी कैंसिल हो गया, 20 बटे, या इसी तरह से रहने दे, 5 गुने 4 बटे 7 गुने 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 5 दूनी 10 बटे 21। तो 10 बटा 21 इसका है कि नीला नहीं होने का प्रतीक था, नीला नहीं होगा वो दोनों के, तो नीला नहीं होगा, तो नीला नहीं जो बॉल है उसमें से लिए नीला नहीं था, तो रेड और ब्लू कुल कितने थे ये दोनों मिलाकर 5, 5 में से 2 यदि होंगे, उसी 5 में से 2 होंगे तभी नीला नहीं होगा। तो यहां पर विकल्प में था, देख ले विकल्प है हमारा ए विकल्प, इसका उत्तर ए हुआ। तो बेसिक प्रॉब्लम था प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं अगली सवाल की ओर। तिरसठ नंबर। एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 रुपए की बचत की। 10 माह में कोई बचत जो करता है कुल 33,000 रुपए, कोई व्यक्ति है, ठीक है। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीना की तुलना में 100 रुपया अधिक बचत की। उसने पहले महीने में कितने बचत की थी? ये सवाल हमारा एपी का हो गया, अर्थमेटिक्स, जो कि हर महीना में 100 रुपया अधिक बचत कर रहा है पिछले का, मतलब यहां पे कॉमन डिफरेंस हमारा 100 हो गया। पहले महीने में कितने बचत की, मतलब पहला पद निकालना है। मान लो पहले महीने में ए, यही हमारा ज्ञात करना है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 100 प्रत्येक महीने में। तो इस तरह से कुल कितने 10 माह में, तो 10 टर्म बनेंगे। ए पहला हो गया, ए प्लस 100 दूसरा हो जाएगा, तीसरे महीने में ए प्लस 200। इस तरह से 10वें महीने में क्या होगा? ए प्लस 900। आप निकाल भी सकते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा टर्म। 10वां तो क्या हो जाएगा, ए 10 में से 1 तो 900। पहला भी निकल गया, अंतिम भी निकल गया। एसएन मतलब 10 महीनों का बचत, सम योग क्या होता है, n/2। एसएन का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल से भी डिनोट करते हैं, टीएन से भी डिनोट करते हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार ए पता है, सम ऑफ 10 टर्म्स मतलब 10 महीनों का कुल बचत कितना है आपके पास, 33,000। ये ज्ञात है आपको कितने महीने में, नंबर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने पदों की संख्या हो गई, 10। एन हमारा 10 हो गया बटा 2। पहला नहीं ज्ञात है, अंतिम हमको ज्ञात है ए प्लस 900। ये भी ऐसे नहीं ही ज्ञात है, मान के चले। 2 से काट कर दिए 5, 33,000। इसको यदि ब्रेक करें तो 5 दूनी 10, ए जोड़ 9 पचे 4500, 33,000 था, ठीक। 9 पचे 4500, 10 ए बराबर, यदि 4500 घटा दें 33,000 में से, तो 33,000 में से 4 गया 29, 28,500। मतलब ए बराबर क्या होगा, 28,500 बटे 10 का मतलब 2850। कोई विकल्प है देखा जाए, ए विकल्प ही था इसका उत्तर। तो एपी का बेसिक सवाल था, जिनको भी सम का फॉर्मूला योग का याद है, टर्म आप ज्ञात कर सकते हैं तो आसानी से निकलेगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगले सवाल की ओर चले, 64 नंबर। चौसठ। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, कोई वर्गाकार खेत है स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या कर रहा है, 24,200 वर्ग मीटर है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहा है 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा, तिरछा का मतलब डायगोनली अंग्रेजी में, चाहे इधर से हो या इधर से हो, कोई भी हो, क्योंकि वर्गाकार होगा तो वर्ग के डायगोनल जो होते हैं विकर्ण हो, दोनों समान होते हैं। चाहे इस
वर्टेक्स से यहां जाए या यहां से यहां जाए, दोनों समान होगा। ठीक, तिरछा कितने समय में पार कर लेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमको एक डायगोनल निकालना पड़ेगा। यदि वर्ग का भुजा ए मान लें, ए है, तो d इक्वल टू डायगोनल जो होता है √2a होता है। ठीक है, अब 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये स्पीड दिया हुआ चाल है, तो पहले भुजा निकालना होगा। क्योंकि ये दूरी निकालना होगा, ये दूरी निकालने कभी निकलेगा जब हमारा भुजा निकलेगा। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर 24,200। इसको यदि ब्रेक कर दें हम लोग, 121 गुने 2 गुने 100, आसान हो जाएगा, क्योंकि दो पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया। तो a बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे यहां पर, चलो लिख देते हैं इसे। तो 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10 और 2√2 हो गया, मतलब 110√2 भुजा आया। विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a, मतलब √2 गुने 110√2, √2 220, ए इसका विकर्ण हो गया, तिरछा दूरी। अब ए क्या रहेगा, मीटर में होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर था, ये मीटर वर्ग मीटर था। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो या तो इसको किलोमीटर में बदल ले या इसको मीटर। चलो इसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 220, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, अब समय ज्ञात करना था, कितना समय लगेगा, तो समय क्या होता है, दूरी बटे स्पीड, चाल। तो दूरी कितना तय करना हुआ, 220 बटे 1000, किस चाल से, 6.6। अब यहां पे 220 बटे 1000, 6 पॉइंट दशमलव हटाओगे तो 66 बटे 10 होगा, तो 10 ऊपर जाएगा 66, यहां 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 कट गया, 22 दिया 66, 1/30। ये आवर में है, हमारा विकल्प जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/30 घंटा हुआ, इसको मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। तो 60 से गुना कर दिया, तो ये हमारा मिनट में हो गया, 2 मिनट। तो इस तिरछे दूरी को 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो उस दूरी को तय करने में 2 मिनट समय लगेंगे। यहां पर विकल्प कोई है, बी विकल्प था, हमारा उत्तर बी हुआ। तो आसान ही सवाल इसको भी कहेंगे हम लोग। अब बढ़ते हैं अगली सवाल 65 नंबर। देखें किस चीज का सवाल है। सभी 3 अंकीय प्राकृतिक संख्याओं जो 11 के गुणक हैं का योग। ये भी एक ढंग से अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी का सवाल हो गया। 3 अंकों की वैसी संख्या जो 11 के गुणक, मतलब 11 के मल्टीपल्स कहने का तात्पर्य जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आप देखें कि 3 अंकों की संख्या कहां से होती है, प्रारंभ 100 से, अंतिम कितना होता है 999। ठीक, लेकिन कंडीशन है कि इसमें से सारी संख्या नहीं, वैसी संख्या जो 11 के गुणक है, अर्थात 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अब देख ले कि 100 विभाजित होता है कि नहीं, तो 11 से 100 नहीं होता है। तो अब देखेंगे 100 के बाद पहला कौन सी संख्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, 11वां 99, 11 दहाइयों दहोतर से, हम लोग ऐसे पहाड़ा पढ़ते थे। मतलब पहली संख्या 11 से 100 के बाद जो विभाजित होने वाली है 110। इसके बाद अगली संख्या क्या होगी, अब हर में 11 जुड़ते जाएगा 121। इस तरह से लास्ट देखें 999 को यदि पूर्णतः यही विभाजित होगा तो यही संख्या होगा, 999 में भी भाग देंगे कटेगा नहीं, 9 शेष रह जाएगा। 99 देखिए तो 9 घटा दे, मतलब अंतिम संख्या क्या हो गया 990। अब ये जो श्रृंखला होगा, ये सीरीज जो होगा, ये एपी में हो गया।
जिसका पहला पद a हो गया, यहां पे यही कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आ जाएगा 11, अंतिम पद क्या हो गया 990। ठीक, निकालना क्या था हमें, योग निकालना था, तो योग का भी एपी का यूज किए थे हम लोग। हाँ, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या ये नहीं पता है तो पदों की संख्या फॉर्मूला नहीं, हम ऐसे बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि 11 के गुणक 1 से लेकर के 990 तक कुल कितने होंगे, 1 से 990 तक पहले निकाल लो। कई लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 990 में 11 से भाग दे देंगे, करना मतलब 1 से 990 तक कुल 90 होंगे। ठीक, लेकिन हमको 1 से 90 तक नहीं निकालना था, हमको 110 से, तो 110 के पहले या 100 तक कहें, 110 के पहले 11 गुणक लास्ट क्या है 99, तो हम लोग 1 से 99 तक देख लें, तो क्या करेंगे अंतिम में भाग करेंगे 11 से, कितना हो गया 9, इस 90 में से 9 घटा दें। एक ढंग से भी कहे कि ये 9 जो हो गया 2 अंकों की संख्या हो गया और 1 अंकों की संख्या, बल्कि 11 से तो 1 अंकों की संख्या कोई भी विभाजित नहीं होगी, बल्कि 2 ही अंकों की संख्या कहे तो ज्यादा बेहतर है। 9 वैसी संख्या है जो 2 अंकों की है, जो 11 के गुणक होगा, मतलब 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 90 में से 9 घटा दिया कि कितने बचा 81, तो हमारा पदों की संख्या यहां पर क्या हो गया 81। हमें यहां कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, बेसिक तरीके से आपको बता दिया। ठीक, तो n हो गया 81। अब सम निकालना था इसका, तो n/2 मतलब 81/2, पहला पद 110, अंतिम पद 990, 81/2, इन दोनों को जोड़िएगा 900 और 100, 1000 और 90, कितना हो गया 1100, 2 से कट करेंगे 55, 550। अब 81 गुने 550 आप गुना करके देख लीजिएगा, यहां पे आएगा इसका बी विकल्प है 44 55, 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4,45,500, गुना करके आप चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। तो ये भी एपी का सवाल था, बेसिक सवाल है, कोई ऐसा टेढ़ा सवाल नहीं है ये भी हम लोग को। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, 66 क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3k-1 x + 4y = 24, 15x + 20y = a k + 30 अनंत हल। प्रश्न ये है कि k के किस मान के लिए ये जो समीकरण दिए हुए हैं इसका हल अनंत होगा, अनंत हल है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं पिछले वीडियो या इसके पिछले वीडियो में एक बार चेक कर रहा हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। उस समय एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल हुआ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। मैं उस समय डिटेल्स में बताया था इसका कॉन्सेप्ट, मैं वो भी बोला था कि उस सवाल को बताते समय कि कई लोग इसको कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से बताते हैं, वस्तुतः वो कोऑर्डिनेट का सवाल है भी नहीं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही सवाल है। मैं क्वेश्चन नंबर यहां पे चर्चा कर दूंगा कि कौन से सवाल में वो चीज बताया हूं मैं। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, आप मेरे क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन लिखिएगा। उस समय डिटेल्स में इस कॉन्सेप्ट को बताया था।
और उस समय भी बोला भी था कि इसके और भी पैटर्न है, फिर भी एक बार फिर दोबारा शॉर्ट में जिक्र करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ, जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण का युग यहां जोड़ा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, दो जोड़ा की बात करेंगे तो a1x जनरल इक्वेशन यही होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रैखिक समीकरण है। जब भी पहले भी बोले रैखिक समीकरण का ग्राफ किस तरह से होता है, प्लॉट करते हैं किसी प्लेन में तो स्ट्रेट लाइन होता है, अर्थात किसी भी प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन गुजरे, दो सरल रेखाएं गुजरे तो क्या क्या संभावना हो सकती है, उस समय बताया था तीन, या तो इंटरसेक्ट कर लाएगा एक दूसरे को, या तो पैरेलल होगा, या आपका एक लाइन दूसरे पर बिल्कुल संपाती, जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। मैंने बताया था कि इस केस में कितने हल होंगे, उस समय भी ये चीज चलता कि एक प्रश्न भी आता है कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे इस समीकरण का, कहने का तात्पर्य कि कितने बिंदु पर ये दोनों लाइन मिलेंगे। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने बिंदु पर, तो एक बिंदु पर। दोनों यदि समांतर है तो क्या हुआ, कभी नहीं मिलेंगे। तो यहां पर हल की बात होगी तो क्या होगा, एक हल होगा। यहां पर कभी नहीं मिलेगी मतलब कोई भी हल नहीं होगा, और यहां पर एक लाइन बिल्कुल दूसरे पर है तो क्या होगा, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब तीनों के लिए शर्तें भी बताया था कि कब कब हमको यहां पर क्या है, अब इसी प्रश्न पे आ रहा है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जिनको ज्यादा डिटेल्स में देखना है क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन देखना है। मेरा अनंत हल का केस है, कोइंसाइड मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे होगा, संपाती होगा, कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, यही शर्त है। ठीक, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a2 क्या होता है दूसरे समीकरण का x का कोफिशिएंट, b1 हो गया y का या b2 y का कोफिशिएंट, c1 हमारा कांस्टेंट है। इसी को a1 क्या हो गया हमारा 3k माइनस 1, a2 क्या हो गया 15, बराबर होना चाहिए b1 क्या हो गया 4, b2 क्या हो गया 20, c1 देखिए c इधर है, इसको इधर लाइएगा, इस फॉर्म में लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा -24, इसको भी इस साइड लाइए क्योंकि फॉर्म में होना चाहिए बराबर 0 का, तो -a k प्लस 30। हालांकि दोनों डायरेक्ट भी लिखते तो गलती नहीं होता क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारा k का मान निकालना था, तो देखिए इसको सोल्व कर लें या इसको कोई एक्सेस कीजिएगा, दोनों से मान सेम आएगा। मान को इसको क्रॉस कर लें, सेटिस्फैक्शन के लिए दोनों अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। इसको कर रहे हैं 60 के माइनस 60 बराबर हो जाएगा 60, उधर गया तो 120, 60 के बराबर 120 के बराबर 2, हमारा विकल्प ए था 2, इसका आंसर 2 होगा, ए विकल्प में है। आप इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हैं, आप देखिएगा जो सोल्व करके निश्चित तौर पे यहां से भी के का ही मान मिलेगा। तो मूलतः इस तरह से दो ग्राफ समीकरण देते हैं, और इस पर जो क्वेश्चन आता है 44 नंबर जो क्वेश्चन है वहां थोड़ा सा अलग तरह से था, उसको कई लोग कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से बताते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल नहीं है, वो भी बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही सवाल है। ये एसएससी का सिलेबस में भी है, एसएससी आज से नहीं 2011 से ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते आ रही है। एसएससी के सिलेबस में सीजीएल सीएचएसएल में देखिएगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन करके वहां टॉपिक दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ना भी है। अगले सवाल की ओर, सड़सठ नंबर, यहां पे कह रहा है P का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु A 47, B P3, C 73, ठीक, एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, तीन बिंदु दिया है जिसका नियामक दिया हुआ है, और एक समकोण त्रिभुज है जिसका B पर समकोण है। मान लो B जो है वो समकोण है, तो B
ए हो गया, इसमें से कोई एक ए होगा 4 7 और सी 7 3। आपको इसमें से P का मान ज्ञात करना है कि P के किस मान के लिए ये त्रिभुज समकोण होगा। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। विकल्प है 3 5 C 4 और D और E तो आपको पता ही है क्या रहता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कंडीशन, मान लो ए लंब हो गया, ए आधार हो गया, ए कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो यहां पर यही होना चाहिए पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक। मतलब इसका लंबाई ज्ञात करें तो इसका आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे x1 माइनस x2, तो 4 माइनस पी का स्क्वायर जोड़ 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर या पी स्क्वायर होगा, ठीक है। पी स्क्वायर ले रहा हूं, पी रहता तो अंडर रूट रहता, स्क्वायर ले रहा हूं तो रूट हट जाएगा, ठीक। बी स्क्वायर बेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पी माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 3, तो 0 हो जाएगा, ठीक। बराबर एच स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ 7 माइनस 3 का स्क्वायर। यदि देख ले आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं सेटिस्फाई करा के कि किसका मान के लिए, इसका देख ले मान क्या आता है। 4 में से 7 यदि क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 में से 3 4 16 मतलब 25। अब P के कौन सा, ये तो आपको 0 हो गया तो इसको हटा ही दे। आपको P का मान यदि 3 रखते हैं तो 4 3 में से 3 गया तो 1 जोड़ 7 में से 3 4 16 और 3 रखे तो 3 माइनस 4, ये भी 16 16 16 32 1 33 आता है, आना क्या चाहिए 25, तो ये विकल्प नहीं होगा। 5 रखते हैं, 5 में से P गया, P का मान 5 रखें तो 4 में से 5 गया तो क्या हो गया 1, यहां भी ए तो आपको 16 होगा ही, यहां P रखते हैं 5, 5 में से 7 गया 2 2 दूनी 4, ये तो 0 है, 16 4 20 21, ये भी नहीं होगा विकल्प। अगला विकल्प क्या है 4, 4 में से 4 गया, ठीक है 0 हो गया हमारा, P रखे तो 7 में से 3 16 हो गया, 4 रखे तो माइनस 3 9 हो जाएगा, 16 9 25, मतलब ए आपका उत्तर होगा। तो ए ऑप्शन के थ्रू चल गए, अदरवाइज आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, समीकरण आ जाएगा, इसमें द्विघात समीकरण बनेगा, तो आप इस सोल्व करके निकाल भी सकते हैं। एक स्टेप में बढ़ जा रहा हूं, मान लो 16 ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8p प्लस पी स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा 7 में से 16 हो गया, प्लस यहां पे भी रखें पी स्क्वायर माइनस 14p प्लस 49 बराबर 25, यहां पे क्या हो गया पी स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 8p और माइनस 14p, 14 और 8 22p और 49 और 16 दूने 32 और 49 हमारा हो जाएगा 32 और 49 81 हो गया, 81 में से यदि 25 घटा दें तो हमारा हो जाएगा 56, मतलब पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल टू 0, यही द्विघात समीकरण बनेगा। यहां पर आप तोड़िएगा इसका p का मान को दो टर्म में, तो देखिए यहां पे -7 -4 दो टर्म आएगा -7 पे, तो p का दो मान आएगा 7 या 4, 7 को निगलेक्ट करेंगे, इसलिए 7 को निगलेक्ट करेंगे कि p का मान यदि 7 रख दिए तो b का भी कोऑर्डिनेट और 7 3 और c का भी कोऑर्डिनेट 7 3, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो निश्चित तौर पे a निगलेक्ट होगा, p का मान 4 होगा। तो ये तो प्रोसेस हो गया, मैं तो बताया कि ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। हाँ ये था कि ऑप्शन नहीं रहता तो फिर आपको निश्चित तौर पे इनमें से कोई नहीं आंसर मानना होता।
अगले प्रश्न की ओर। सिक्सटी 68 नंबर किसका क्वेश्चन है? एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्या के घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात। ठीक है, पहले तो बड़े घन से छोटे घन की संख्या कितनी होगी, छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, छोटे घनों की वो ज्ञात करना होगा। तो वो क्या करेंगे, जब भी परिवर्तित होगी, पहले भी प्रश्न आ चुका है कि कोई भी ठोस पदार्थ का यदि आकार चेंज हो रहा है, चाहे उसको आकार में घन से घना बनाया जाए या कोई ठोस को काट करके अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाए, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? एक प्रश्न था भी, शायद पहला ही क्वेश्चन था ये। तो उस दशा में आपका आयतन वॉल्यूम जो है अपरिवर्तित, नो चेंज होगा। मतलब एक बड़े घन का जो आयतन होगा वो उसमें कितना भी टुकड़ा कर दें, सभी छोटे घनों को मिला दिया जाएगा तो उसका जो आयतन होगा वो दोनों समान होगा। ठीक है, तो हम लोग छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़े घन के आयतन में से एक बड़े घन का एक छोटे घन के आयतन को उससे भागा दे देंगे, निश्चित पता चल जाएगा। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, एल क्यू क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5 भुजा का क्यू। छोटे घन का भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 गुने 1 गुने 1, मतलब कुल घनों की संख्या यहां पर क्या हो गई, छोटे घनों की 125 हो गई। अब इस तरह से छोटे छोटे घनों 125 का मिलाकर के कुल जो सरफेस एरिया होगा, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, और बड़ा घन जो था उन दोनों का अनुपात निकलना था। तो पहले इसमें बड़ा दिया है, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो ए कैपिटल, तो बड़े एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L स्क्वायर। तो यहां 6 गुने 5 स्क्वायर हो गया, बटा एक छोटे घन का क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी 6 गुने 1 स्क्वायर, लेकिन ऐसा एक घन नहीं है, टोटल कुल कितने हैं, 125 है। तो एक बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिष्ट अनुपात, मान लो इसको हम अभिष्ट अनुपात डायरेक्ट लिख देते हैं, जो ज्ञात करना है, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 6 कट गया, ये 25 है, 25 से 125 5 बार, मतलब यहां पर अभिष्ट अनुपात जो होगा 1:5 होगा। तो ये हमारा विकल्प में था बी विकल्प। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 69 त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बनाया हुआ भी है, चित्र है, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए के समद्विभाजक बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है ए का। ठीक, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है। अगर AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक, BD बराबर 5.66 सेंटीमीटर हो तो DC का मान, यही आपको क्वेश्चन मार्क है। बहुत बेसिक सवाल है। किसी भी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में ये दोनों भुजा होगी, जहां से जिस वर्टेक्स से वो एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट होगा। अर्थात यहां रिलेशन क्या बनेगा, AB बटा AC बराबर BD बटा DC। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता यही है, कोण समद्विभाजक प्रमेय यही बोलता है। ठीक, तो AB पता है, AB कितना है 6.4, AC कितना है 8, BD कितना है 5.6, DC ज्ञात करना है। यहां दशमलव इसको उड़ा दे, सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 8 बार कट गया, तो DC बराबर 56/8
सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा विकल्प ए। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बेसिक सवाल था। सिर्फ एक पता होना चाहिए कि बेस एंगल बाइसेक्टर बेस की जो भुजाधार का जो भुजा होता है उसको उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में ए दोनों भुजाएं होती हैं। कौन दो भुजाएं? वही दोनों भुजाएं जिसके वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर प्रारंभ होता है। अगले सवाल की ओर। सत्तर दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्तक का योग एलसीएम एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम को मान लो एल से, एचसीएफ को एस से हम डिनोट कर रहे हैं। तो प्रश्न कर रहा है इन दोनों का योग कितना है? 1260 है। यदि उनका लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, यदि उनका लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक से 900 अधिक है। अच्छा, लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक से 900 अधिक है, मतलब L माइनस एच क्या होगा? 900। ठीक, अब उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो पता होगा कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सीधा सीधी दो समीकरण मिल गया है। बहुत आसान सवाल है कि उन दोनों एलसीएम एचसीएफ का योग मिल गया और उनके अंतर मिल गया। दो समीकरण मिल गए लीनियर। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 2 को जोड़िएगा, एच एच कैंसिल हो गया। 2l बराबर कितना हो गया? 12 9 2160। इसका मतलब एलसीएम जो होगा इसका 1080। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एच पुट कर दे उसमें वैल्यू किसी में, तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा 180। अब निकालना क्या था? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, मतलब 1080 गुणे 180। अब इनको गुणा करके देख लीजिएगा, इसका जो उत्तर आएगा बी विकल्प आता है इसका 194 4 1944 पर 2 सिनो। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो एक चीज पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के गुणनफल के बराबर था। तो ये भी बेसिक सवाल है एलसीएम एचसीएफ का। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।